Good morning, students. Today we will discuss about the next chapter of the 8th class, History Third, Ruling the Countryside. बेटा इसमें रूलिंग द कंट्री साइड में बताया गया है कि ब्रिटिश जो कंपनी है ग्रामीण क्षेत्रों पर कैसे शासन चलाती है। अब इस चैप्टर में बेटा हम ब्रिटिश के नए सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने भूमि में क्या सुधार किया, बंगाल की उनको दीवानी मिली, उन्होंने आय के साधन कैसे जुटाए और कैसे अपने अकॉर्डिंग उन्होंने फसल का उत्पादन करवाया। फिर जैसे जो किसान हैं उन्होंने काफ़ी विरोध प्रकट किया, उनके विरोधों को इन्होंने कैसे संभाला, कैसे कंट्रोल किया। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउ बेटा फर्स्ट आता है द कंपनी बिकेम द दीवान ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। 12 अगस्त बेटा 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। द एक्चुअल इवेंट मोस्टली प्रोबेबली टुक प्लेस इन द रॉबर्ट क्लाइव टेंट विद ए फ्यू इंग्लिशमैन द इंडियंस एज विटनेस। और ये जो बेटा घटना थी मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में घटी थी। But in the painting above, the event show as a imaginary occasion taking place in the granite setting. The painter was commissioned by the Clive to record the memorable events in Clive life. The Grand of Diwani clearly was one such event in British imagination. अब इसमें बड़े चित्र उस चित्रकार ने बनाया जो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार की घटनाओं को चित्रित करने के लिए उनको जिम्मा जो सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आना अंग्रेजों के लिए एक निश्चित ही बड़ी घटना थी, तो जिसके बारे में जो रॉबर्ट क्लाइव के चित्रकार ने चित्रित किया। एस दीवानी द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब कंपनी क्या थी बेटा, कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग पर जो उनके पास जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर था, मतलब आसपास के जो टेरिटरी क्षेत्र थे उन पर उनका कंट्रोल हो गया था। नाउ ही हैड टू बी थिंक द एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्स। अब वो चाहते थे कि इन्होंने जिसके पास जो ज़मीन है जो भूमि है उनको एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया जाए ताकि उनको एक अच्छा रेवेन्यू सिस्टम मिले। This had to be done in the way that could yield enough revenue to meet the growing expansion of the company, ताकि ये जो रेवेन्यू मिले कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करे। A trading company had also ensured that it could buy the product it's needed and sell what it want। और इनको ये भी एहसास हो गया कि उनको इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो कंपनी चीज़ें बेचती हैं या खरीदती हैं वो भी खरीद सकें। Over the years, the company also learned that he had to be moving with some caution बीइंग एज अलाइन पावर। अब ब्रिटिश कंपनी को ये एहसास हो गया था कि वो भारी ताकत है, उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इट नीडेड टू pacify those who in the past and the had ruled the countryside and enjoy authority and prestige. Those who had local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated। अब भारी ताकत होने की वजह से उनसे लोगों को शांत भी करना था और गांव में उन्होंने शासन भी चलाना था। और जिसके पास अभी भी जो भारतीय जो रूलर थे जिनके पास अभी भी काफ़ी पावर थी, उनके पास काफ़ी सामान था, तो उनसे उनको काफ़ी भय था। तो उनसे उनको नियंत्रण किए बिना वो अपने क्षेत्र को नहीं कैप्चर कर सकते थे। हाउ वाज दिस डन How was this to be done? In this chapter, we will see how the company come to the colonize the countryside, organize revenue resource, redefine the right of peoples, and product the crops it's wanted। अब इसमें क्या है बेटा, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे अपने कब्जे में लिया, आय के साधन उन्होंने कैसे जुटाए, इसके अलावा उन्होंने रिसोर्स को कैसे सेट किया, लोगों के जो राइट्स हैं उनको कैसे उन्होंने निश्चित किया और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग फसल का उत्पादन कैसे करवाया। रेवेन्यू फॉर द कंपनी हैड बिकम द दीवान। जो कंपनी है अब उनके पास रेवेन्यू सिस्टम आ गया था, ये बंगाल के दीवान बन गए थे। बट इट स्टिल सा इटसेल्फ प्राइमरीली एज ट्रेडर, क्योंकि लेकिन अभी भी एक व्यापारिक कंपनी थी। ही वांटेड ए लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असाइनमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन अब इनकी कोशिश थी कि वो एक ऐसा निश्चित नियमित सिस्टम लागू किए ताकि उनको एक अच्छा कलेक्शन मिले, अच्छा उनके पास रेवेन्यू आए। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एट इट कुड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स एज चीफली एज पॉसिबल। और ये भी चाहते थे उनके पास रेवेन्यू सिस्टम इतना अच्छा आए और इसके अलावा जहाँ पे यहाँ पर जो वस्तुएं हैं, जो रेशमी कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, वो भी कम कीमत पर वो खरीद सकें। Within the 5 years, the value of the goods both by the
कंपनी इन द बंगाल डबल्ड। अब इसमें क्या है बेटा, जो वैल्यू थी बंगाल, जो सूती कपड़े की जो वैल्यू थी या इसके अलावा जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो बेटा 5 ईयर मतलब 5 ईयर में ही डबल हो चुकी थी। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड्स एंड सिल्वर्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब पहले क्या था बेटा, पहले जो कंपनी थी भारतीय जो वस्तुएं थी गोल्ड और सिल्वर के बदले में खरीदती, मतलब अपने देश से वो गोल्ड सिल्वर लेके आते थे, उससे अपनी वस्तु खरीदते थे। लेकिन अब नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल एंड कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब क्या है, बंगाल के जो उनके पास रेवेन्यू सिस्टम था, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी हो गई थी, उसी से अब वो वस्तुएं खरीदते थे। अब soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis। अब बंगाल में बेटा एक आर्थिक संकट आ गया था। आर्टिशन वर deserting villages since they were being forced to sell their goods to company at lower price। जो आर्टिशन थे, जो कलाकार थे, जो आर्टिशन थे, जो कारीगर थे, वो क्या थे, अब अपने गांव को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उनकी जो वस्तुएं हैं कंपनी कम दामों पर खरीदती थी, तो उनको काफ़ी लॉस होता था। जो पीसेंट हैं, किसान हैं, वर अनेबल्स टू पे ड्यू डेट वर बिंग डिमांड फ्रॉम देम। और जो किसानों पर जो कर था वो भी कर देने में इतने काफ़ी सक्षम नहीं थे। अब इसमें क्या बेटा, आर्टिशनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन। अब जो कारीगर का जो उत्पादन था वो धीरे धीरे गिरने लगा। एग्रीकल्चर से जो कल्टीवेशन हो रहा था वो भी धीरे धीरे कोलैप्स हो गया, मतलब कम हो गया। देन 1778 टेरिबल फेमाइन किल 10 मिलियंस पीपल इन बंगाल। अब बेटा यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अकाल आया जिसकी वजह से 10 मिलियन लोग बंगाल में मर गए, यानी कि 1/3 जो पॉपुलेशन यहाँ की वाइप आउट हो, मतलब गिर गई। नाउ नेक्स्ट बेटा, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इफ द economy was in ruins, it could be the company certain of the revenue income. Most company officials became to feel that investment in land had to be increased and agriculture had to be improved। अब आर्थिक संकट था, अब कंपनी को अपना राजस्व चाहते थे, उनको एक निश्चित वो रेवेन्यू सिस्टम चाहते थे, तो उनको अब ये एहसास होने लगा कंपनी के ऑफिसर को कि हमें भूमि में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, और इम्प्रूवमेंट होने के बाद और उसकी वजह से अब इम्प्रूवमेंट होगा तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी रेवेन्यू सिस्टम मिलेगा। नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिश को एहसास हो गया था, मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या था बेटा, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो काफ़ी रेवेन्यू सिस्टम ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि आर्थिक संकट यहाँ पे आया था बंगाल में। अब तो ऑफिसर को, ब्रिटिश ऑफिसर को ये एहसास होगा कि उन्होंने भूमि में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसकी वजह से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होगा और उनका जो रेवेन्यू सिस्टम है वो भी बढ़ेगा। हाउ वाज दिस टू बी डन। अब ये कैसे किया जाए। आफ्टर 2 decades ऑफ द डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। अब 2 साल के बाद इन्होंने एक बेटा सिस्टम जारी किया, आपस में उन्होंने सलाह मशवरा किया, आपस में उन्होंने एक नीति बनाई जिसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स, जो 1793 में सेट की गई। बाय दिस टर्म ऑफ द सेटलमेंट्स द राजा एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। अब इन्होंने क्या किया, जो राजा हैं, तालुकदार है, जो इनके अंडर में थे, वो एक जमींदार के रूप में काम करेंगे। अब वो क्या करेंगे, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट्स फ्रॉम द पीसेंट एंड दे पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब वो क्या करेंगे, जो किसानों से पे कलेक्ट करेंगे और कंपनी को वो पे करेंगे। अब मतलब जो राजा और तालुकदार हैं उनको क्या करना है, अब कंपनी के लिए काम करना है, क्योंकि वो क्या करेंगे, भूमि से का जो कर है किसानों से कर वसूलेंगे और कंपनी को पे करेंगे। दिस अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली दैट इट वाज नॉट बी इंक्रीज ओवर इट्स फ्यूचर। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमने जो परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम लागू किया है उसमें जो टैक्स है वो भी फिक्स है, उसमें कोई भी फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट या कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। It was felt that this could ensure a regular flow to revenue in this company coffer and at the same टाइम इंक्रेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब इनको ये एहसास होगा कि हमने राजा तालुकदार को ज़मीनें दे दी हैं, वो किसानों से टैक्स वसूलेंगे और वो क्या करेंगे,
भूमि में कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि भूमि की पैदावार भी अच्छी हो और उनको मुनाफा भी हो। द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, यानी कि जमींदार क्या करेंगे, भूमि में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसा लगाएंगे ताकि भूमि की जो पैदावार है वो अच्छी हो। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड बी इंक्रीज, तो रेवेन्यू भी, क्योंकि उन्होंने सेट किया रेवेन्यू सिस्टम भी नहीं बढ़ेगा। द जमींदार कुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द लैंड, अब जमींदार क्या करेंगे, क्योंकि ये अपना भूमि में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकी पैदावार भी अच्छी होगी, इनको भी अपना रेवेन्यू सिस्टम अच्छा मिलेगा, तो इनको भी मुनाफा होगा। तो इस पर्पज से उन्होंने ये सेटलमेंट स्टार्ट किया था। The problems. The permanent settlements, however, created a problems. Company officials soon discovered that Zamindar were in fact not investing the improvement of the land. The revenue had just been fixed was so high that the Zamindar found it difficult to pay. Anyone who failed to pay this revenue lost his zamindari. Numbers zamindari were sold off at auction organized by the company. अब क्या है बेटा, इसमें क्या है, अब इसे इन्होंने इसमें बताया कि जो कंपनी है इन्होंने एक सिस्टम लागू किया था, लेकिन अब इन्होंने पाया कि जो समस्या वो वैसे की वैसे, कंपनी के जो ऑफिसर थे उन्होंने पाया कि जो ज़मींदार में सुधार की जो गुंजाइश थी, उन्होंने जो ज़मींदार ने क्या किया था, जो राजा हैं तालुकदार को ज़मीनें दी थी और किसानों से टैक्स वसूले थे, लेकिन उन्होंने इसमें ज़मीनों में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। और अब उन्होंने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो उनकी ज़मींदारी मतलब उनसे ज़मीनें छीन ली और वो ज़मीनें और किसी को ज़मींदार को दे दी गई। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज, मतलब अब 19वीं शताब्दी के फर्स्ट दशक तक जो सिचुएशन है काफ़ी चेंज हो गई। द प्राइस इट इन दिस मार्केट रोज एंड द कल्टिवेशन स्लो एक्सपेंडेड, मतलब जो प्राइस है अब इसमें क्या है, जो कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, अब इसमें जो धीरे धीरे हैं बताया जाता है कंपनी ने सुधार किए और धीरे धीरे खेती में भी सुधार हुआ, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंड हो गया। दिस मीन एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ द जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड बी इंक्रीज रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बी फिक्स परमानेंटली। अब लेकिन बेटा जो इम्प्रूवमेंट हुआ एग्रीकल्चर्स में, क्योंकि यहाँ पर के मार्केट में उनकी जो फसलों के दाम काफ़ी बढ़ गए और जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुनाफा होने लगा, लेकिन ज़मींदारों को इनको काफ़ी मुनाफा होता था क्योंकि ज़मींदारों ने इसमें कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो सारा प्रॉफिट खुद ले रहे थे। कंपनी को किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था क्योंकि कंपनी ने जो है टैक्स एक फिक्स कर दिया था, परमानेंट कर दिया था, तभी तो हम इसको परमानेंट सेटलमेंट्स कहते हैं। Even then, the Jamindar did not have interest in the improving the land. Some had lost their land in the early years of its settlements. Other now saw the possibility of the earning without the trouble of the sick of the investment. अब इसमें क्या था बेटा, अब जो ज़मींदार थे उनको ज़मीन को जो बेहतर करना मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसमें किसी प्रकार की कोई उनको दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनको ये पता था कि उनके पास जो ज़मींदारी है वो किसानों को ज़मीन देंगे, उसके बदले में वो टैक्स वसूलेंगे और उनको किसी प्रकार की कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी मुनाफा मिल रहा था। एज लॉन्ग एज द ज़मींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेंडेंट एंड द गेट रेंट, मतलब जो ज़मींदार थे किसानों को ज़मीन दे रहे थे और उसके बदले में वो रेंट ले रहे थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द इम्प्रूविंग द लैंड, अब वो लैंड में किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे थे। बेटा इसमें देखो पिक्चर्स में दिखाया गया जो रिसोर्स वन है, इसमें बताया गया है बेटा बंगाल के जो कोलब्रुक का कथन है उसमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो काफ़ी बंगाल के बहुत सारे जो विलेजर्स में काफ़ी ताकतवर जो रियोट्स थे और ताकतवर रियोट्स थे वो अपना खुद का कल्टीवेशन नहीं करते थे, वो और किसी को खेती करने के लिए देते थे और जिसके बदले में वो उनसे काफ़ी भारी भरकम हाई जो रेंट था वो लेते थे। इसमें बताया गया है इन 1806 में एच.डी. कोलब्रुक ने डिस्क्राइब किया है कंडीशंस की, वहाँ की बंगाल की जो टेरेन की जो कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो under tenants that described by the excessive rent in the kind by the users returns from the cattle seed and the subsistence advanced to them can never themselves the from debate in so objects state they cannot be labor in the spirit and while they earn a scanty subsistence without hoping of the bettering the their सिचुएशन, मतलब बटाई की जो भारी शर्तें हैं जो इन्होंने बीज है आजीविका है कर्जे के बदले में, यानी कि जो काश्तकार मतलब यहाँ पे जो काम करने वाले उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है उनके जीने को भी कुछ नहीं मिलता और इतनी भयानक कंडीशन हो गई है कि उनको वे दिल लगाकर भी काम नहीं कर सकते और ना ही वो अपने कुछ उनको सुधार करने की इसमें उम्मीद भी दिखाई देती है।
अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, on the other hand in the village cultivator found the system extremely oppressive। अब इसमें दूसरी तरफ अब इनको ये एहसास हो गया कि जो दूसरी तरफ किसानों की जो दशा थी काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसमें जो ज़मींदार हैं किसी प्रकार कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे थे, उनको काफ़ी दबाया जाता था, उनको काफ़ी परेशान उनको किया जाता था। द लैंड ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड इट्स रेंट टू बी लैंड वाज इनसिक्योर। जो लैंड ज़मींदार जो किसानों को ज़मीन देते थे उनसे काफ़ी रेंट लेते थे, और उनकी जो लैंड भी सिक्योर मतलब सुरक्षित नहीं थी। टू पे दिस रेंट ही हैड टू बी ऑफन टेक ए लोन। उनको पे चुकाने के लिए मतलब टैक्स चुकाने के लिए लोन लेना पड़ता था फ्रॉम द मनी लैंडर, मतलब जो खजांची थे। एंड व्हेन इट्स फेल टू पे द रेंट ही वाज evicted from the land he had cultivated from जनरेशन। अब इसमें क्या था, वो अपने जो महाजन से जो कर्ज लेते थे उसको चुकाने में असफल होते थे, जिसकी वजह से उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है वो भी उनके हाथ से चली जाती थी। ए न्यू सिस्टम इज डिवाइड by the early 19th century many of the company officers were convinced that the system of revenue had to be changed again। how could be revenue be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet its expansion of administration and trade। अब 19 सेंचुरी में कंपनी को अधिकारियों को ये एहसास होगा, ये यकीन हो चुका था कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि कंपनी को शासन चलाना था, व्यापार करने थे, और उनको अपने खर्चे निकालने के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता थी। In the northwestern provision of the Bengal Presidency, most of the area in the now Uttar Pradesh, an Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which come into the effect of 1822। अब इसमें नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस में बेटा एक जो होल्ट मैकेंजी ने क्या है, जो इंग्लिशमैन था, उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया जिसको हम कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या था, ही फील्ड दैट द विलेजर वाज इम्प्रूव सोशल इंस्टीट्यूशंस इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। अब इसमें क्या था, अब उसको मैकेंजी को ये विश्वास था कि उत्तर भारत के समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर वेंट टू द फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड इंस्पेक्टेड द लैंड measuring the fields and recording the custom and rights of different groups in the estimated the revenue of the each plot within the village was adding up to the calculate the revenue that each village had to pay। अभी इन्होंने क्या किया बेटा, अभी इन्होंने क्या किया, कलेक्टर्स को वहाँ के जो ज़मीनें गांव गांव का दौरा किया, ज़मीनों की जांच की गई, खेती को मापा गया, विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज थे, उनके कस्टम थे, उनको दर्ज किया गया, और गांव में एक गांव से दूसरे गांव को उनको जोड़कर उन्होंने एक महलवाड़ी सिस्टम लागू किया। उन्होंने हिसाब लगाया कि यहाँ पर कितना जो रेवेन्यू सिस्टम है वो लागू किया जा सकता है, कितना सिस्टम यहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो समय समय पर किन संसाधन की उनको जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, द चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू वा पेड एंड इट शुड बी कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब इसमें क्या किया गया, मतलब उन्होंने सेट के सारे गांव आपस में मिला दी गई, उनकी ज़मीन की पैमाइश की गई, उनकी जो फर्टिलिटी कैसी वो जांची गई। तो इसके बाद उन्होंने सेट किया गया कि यहाँ के जो विलेजर्स के जो हेडमैन हैं, जो समूह है, जो विलेजेस के जो हेडमैन है समूह हैं, वो एक ज़मींदार के रूप में काम करेंगे। अब वो क्या करेंगे, अब वो सीधे टैक्स वसूलेंगे गांव से और वो टैक्स कंपनी को देंगे, जिसको हम कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है बेटा द मुनरो सिस्टम। In the British territory in the south, there was a similarly move away from the idea of the permanent settlement। क्योंकि ब्रिटिश को बेटा अपने जो दक्षिण के जो क्षेत्र थे, साउथ के जो क्षेत्र थे, उन्होंने वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया। दिस न्यू सिस्टम वाज डिवाइस कम टू द नोन एज द रेटवाड़ी। इसको हम जो नया सिस्टम इन्होंने लागू किया उसको हम रेटवाड़ी सिस्टम कहते हैं। इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरिया डेट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वार विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के वार के बाद इन्होंने काफ़ी क्षेत्रों को कैप्चर किया था। उन क्षेत्रों पर इन्होंने कैप्टन जो अलेक्जेंडर रीड है उसने यहाँ पर जो मुनरो सिस्टम लागू किया था। दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। और ये सिस्टम अब पूरे साउथ में फैल गया था। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट द इन साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार। क्योंकि मुनरो रीड को ये पाया कि जो साउथ में किसी भी प्रकार का कोई भी जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे एक्यूर्ड दैट हैड टू बी पेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स हु हैड टू टिल द लैंड ऑफ द फॉर जनरेशन। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असाइनमेंट वाज मेड। अब उनको एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई भी जमींदार नहीं है, हम किसानों से सीधे यहाँ पर टैक्स वसूल सकते हैं, और क्योंकि उन पर उनकी खुद की वो ज़मीनें
किसाने हैं और उनको हम टैक्स के लिए मजबूर भी नहीं करेंगे, वो यहाँ पर खेती करेंगे और हमें टैक्स देंगे और हमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर मिलेगा। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश कुड एक्ट एज पैटर्नली फादर फिगर्स फैदर प्रोटेक्टिंग द रिवोट्स अंडर द देयर चार्ज। अब वो चाहते थे कि जैसे जो यहाँ पर वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो मोस्टली काम करने वाले जो खेत जो किसान हैं उनकी उनको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए काम करते हैं, तो अंग्रेजों के एक पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। All was not well. With a few years after the new system was imposed, it was clear that the all was not well with them. अब नई जो सिस्टम लागू किया गया था उसके कुछ सालों के बाद ही काफ़ी समस्याएं दिखने लग गई। ड्राइव बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई ए रेवेन्यू डिमांड। जो रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी रेवेन्यू सिस्टम इंक्रीज होने की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी। पीसेंट्स वर अनेबल टू पे, पीसेंट जो किसान थे उसको पे नहीं कर पा रहे थे। रिवर्स फील्ड द कंट्री साइड द विलेज बिकम डेजर्ट इन मैनी रीजन, और जो विलेज था काफ़ी क्षेत्रों में लोग जैसे जो कि काम करने वाले किसान हैं उनको छोड़कर जा रहे थे। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल हैड इमेज दैट द न्यू सिस्टम could transfer the peasant into rich enterprise farmer, but this did not happen। बहुत सारे क्षेत्रों में जो काफ़ी गांव वीरान हो गए थे। अब अफसरों को उम्मीद थी कि नई जो व्यवस्था है, जो नया सिस्टम है, उसकी वजह से किसानों में काफ़ी परेशानी आ रही है, वो अपना परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपने क्षेत्रों को छोड़कर जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी घटना हो सकती है। क्रॉप फॉर द यूरोप, द ब्रिटिश आल्सो रियलाइज्ड दैट द कंट्री साइड कुड नॉट बी ओनली ईयरली एनुअल। अब ब्रिटिश को यह एहसास होगा कि वो यहाँ अपने क्षेत्रों से केवल रेवेन्यू सिस्टम ही प्राप्त नहीं कर सकते, इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप दैट यूरोपियन रिक्वायर्ड। वो अपने मनपसंद की जो फसल यूरोप में जिसकी डिमांड है उसको भी यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। बाय दिस लेट 18th century the company was trying to its best to expand the cultivation of अफीम एंड इंडिको इन दिस। अब इसमें क्या था, 18th सेंचुरी में उन्होंने कंपनी ने क्या किया, प्रयास किया गया अपने क्षेत्रों पर अफीम और इंडिको की खेती ग्रो करने के लिए इन्होंने अपना फैलाव स्टार्ट कर दिया। इन दिस सेंचुरी ए हाफ ऑफ द फ्लडेड द ब्रिटिश प्रेशर्ड ऑफ होस्ट कल्टिवेटर इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप। और उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसल उत्पादन ग्रो करने के लिए इन्होंने काफ़ी फोर्स किया। जैसे जूट बंगाल में है, टी असम में है, शुगर कैन जो यूनाइटेड प्रोविजन उत्तर प्रदेश में है, वीट जो पंजाब में है, महाराष्ट्र में कॉटन है, पंजाब में जो राइस है, और इसके अलावा जो मद्रास में राइस, और महाराष्ट्र और पंजाब में इन्होंने कॉटन का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। हाउ वाज दिस डन? अब ये कैसे किया जाए? द ब्रिटिश यूज्ड ए वैरायटी ऑफ द मेथड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड दे नीडेड। अब वो चाहते थे कि यहाँ पर अच्छी फसल की पैदावार की जाए और नए तरीके अपनाए जाए। लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ द वंस क्रॉप। हम इस एक छोटी सी जो स्टोरी उसके ऊपर देखते हैं, ध्यान देते हैं। वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो मेथड है प्रोडक्शन का, यहाँ पर जो उत्पादन हुआ था उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। डच कलर हैव ए हिस्ट्री। अब इसमें बेटा फिगर 5 और 6 दो फिगर दिए गए हैं। इसमें कॉटन प्रिंट की इमेज दी गई है। अब इसमें जो फिगर 5 है उसमें कलमकारी जो प्रिंट है वो अपने जो आंध्र प्रदेश इंडिया में है वहाँ पर उसकी प्रिंटिंग की गई थी। उसमें अलग अलग जैसे जो आंध्र प्रदेश में कलमकारी जो फॉलो किया करते इसमें बनाई गई है। ऑन दिस राइट ऑफ द फ्लोरा कॉटन प्रिंटिंग डिजाइन एंड द प्रोड्यूस्ड बाय द विलियम मॉरिस। अब जो दूसरी फिगर में दिखाया गया, जो मॉरिस के बारे में जो कॉटन प्रिंट का दिखाया गया है, उसमें जो फेमस पोइट है, जो आर्टिशियन है 19th सेंचुरी का, वो ब्रिटेन का है, उसकी जो कलाकारी है उसकी कलाकारी दिखाई गई। लेकिन इसमें मेन बात क्या है बेटा, दिस इज द वन थिंग कॉमन इन दिस टू प्रिंट। दोनों पिक्चर्स में एक कॉमन बात है, बोथ यूज ए रिच ब्लू कलर, दोनों में एक ब्लू कलर का यूज किया गया, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसको हम इंडिगो कहते हैं। डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस? यह कलर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? The blue that we see in these prints was producing from a plant called, हम बेटा जिस प्लांट से इस पौधे को प्राप्त करते हैं उसको हम इंडिगो कहते हैं। और इट्स लाइकली टू दैट द ब्लू डाई यूज इन द मोरिस प्रिंटिंग, और इससे ब्लू कलर बनता है जिसका जो मोरिस प्रिंट ने अपने जो 19th सेंचुरी में जो उन्होंने चित्र बनाए उसमें जो पिक्चर बनाई थी कपड़े में, उन्होंने इसका यूज़ किया गया था, जो हमें पिक्चर्स में देखा गया है। वह जो मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इंडिगो, जो एक इंडिगो प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है जिसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है। फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दिस टाइम, और उस टाइम जो इंडिया है इंडिगो की सप्लायर में काफ़ी बड़ी मात्रा इंडिया से सप्लाई की जाती थी उस टाइम में। वाई द डिमांड फॉर इंडिगो ग्रो,
अब इसमें बताया जाता है जो इंडिगो की डिमांड कैसे बढ़ी। अब इसमें बताया जाता है कि इंडिगो की डिमांड उस समय द इंडिगो प्लांट्स ग्रो प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक। अब इसमें क्या है, जो भारतीय जो उष्ण क्षेत्र है वहाँ पर इसको उगाया जाता था। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इटली। अब इसमें क्या था, 13वीं शताब्दी में बताया जाता है इटली और फ्रांस में ब्रिटेन के कपड़े का जो उत्पादन था, कपड़े की जो रंगाई थी, भारतीय नील के द्वारा ही की जाती थी। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high। और जो यूरोपियन मार्केट में जो भारतीय जो नील था इंडिगो का काफ़ी कम मात्रा में पहुंचता था, जिसकी जो प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग देयरफॉर ही हैड टू डिपेंडेड ऑन द अदर प्लांट्स कॉल्ड वुड। जो यूरोप में जो कलर बनता था वो वुड से मिलता, जो प्लांट था वुड था, लेकिन उसका जो कलर था टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाई, उससे जो कलर बनता था वो थोड़ा डल होता था। Being a plant of the temperate zone, wood was the more easily available in Europe। और जो टेम्परेट जोन था यूरोप में, मतलब जो उष्ण क्षेत्र वहाँ पर इसको अच्छी तरीके से अवेलेबल किया जा सकता था। इट वाज ग्रोन इन द नॉर्थन इटली, इसको नॉर्थन इटली में प्रोड्यूस किया जाता था। साउथर्न फ्रांस में प्रोड्यूस किया जाता था। इन द पार्ट ऑफ जर्मन, जर्मन में भी इसको प्रोड्यूस किया जाता, जर्मन के जो क्षेत्र थे उसमें प्रोड्यूस किया जाता था। रीड अबाउट द कंपटीशन फ्रॉम द इंडिको वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप प्री सरप्राइज देयर गवर्नमेंट टू बैन एंड इम्पोर्ट ऑफ इंडिको। अब इनको जो यूरोपियन कंपनी को काफ़ी कंपटीशन में भय था कि जो इंडिको है वुड के मुकाबले में काफ़ी अच्छा था, उसका जो कलर था काफ़ी डार्क था, और जो वुड का कलर जो काफ़ी इतना अच्छा नहीं था, तो कंपटीशन में इनको काफ़ी भय भय था। क्लोथ डायर हाउ प्रेफर इंडिको एज डाई, जो क्लोथ जो डाई करते हैं, जो कपड़े को रंगने का काम करते हैं, वो इंडिको को काफ़ी प्रेफर करते थे। इंडिको प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर, उससे एक अच्छा कलर मिलता था, ब्लू डार्क कलर मिलता था। वेयर द डाई फ्रॉम द वुड वाज पेल एंड डल, लेकिन जो वुड से जो कलर मिलता था काफ़ी फेल यानी कि फीका होता था, वो डल होता था। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लोथ्स प्रोड्यूसर प्रोसीडेड। अब इसमें क्या था, 19th सेंचुरी में जो गवर्नमेंट ने जो इंडिको पर बैन लगा दिया, क्योंकि भारतीय जो इंडिको है काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, भारतीय जो इंडिको उस पर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। द फ्रेंच बिकेम कल्टिवेट इंडिको इन द सेंट Gomingues in the Caribbean island, in the Portuguese in Brazil, English in the Jamaica and the Spanish in the Venezuela। अब इस इन्होंने क्या किया, जो फ्रांस ने क्या किया, अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों में जो अपने जो इंडिको को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इन्होंने कैरिबियन आइलैंड में है, जो पोर्तुगीज ब्राज़ील में है, जो इंग्लिश है जमैका में है, स्पेनिश जो वेनेजुएला में है, इंडिको यहाँ पर इन्होंने ग्रो करना मतलब उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो कम अप इन मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका भी काफ़ी क्षेत्रों में इसको उगाया जाता था। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो न्यू ग्रो फर्दर। 18th सेंचुरी में फिर भारतीय जो इंडिको की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। ब्रिटेन बिगेम टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ब्रिटेन यहाँ पर अपने उद्योग बनाने स्टार्ट कर दिए। इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड ड्रामेटिकली क्रिएटिंग द इमोर्स वाज न्यू डिमांड फॉर द क्लोथ्स डाई। अब इसमें यानी कि भारतीय जो इंडिगो की काफ़ी कपड़े की जो कलर की डिमांड बढ़ गई, जिसका जो यूज़ कॉटन प्रोडक्शन में है, मतलब इसमें रंगाई में इसका यूज़ किया जाता था। वाई द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, जैसे इसकी इंक्रीज बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इट्स एग्जिटिंग द सप्लाइंग फ्रॉम द वेस्ट इंडीज अमेरिका कोलेस्ट फॉर द वैरायटी ऑफ द रीजन्स। अब क्योंकि अब इसमें क्या था, जो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर, जैसे जोमेका है या कैरिबियन आइलैंड है, या फिर इसके अलावा जो ब्राज़ील, काफ़ी क्षेत्रों में इन्होंने क्या था, इंडिको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वहाँ पर एक बेटा कोलैप्स हो गया, काफ़ी घटना घटी। क्या घटी, बिटवीन 1783 1809 के बीच में जो इंडिको का जो प्रोडक्शन था, जो अलग अलग क्षेत्रों से वर्ल्ड से वो ले रहे थे, वो हाफ हो गया। क्योंकि वहाँ पर जैसे काफ़ी जैसे व्यापार में पाबंद मंदी आ गई थी। इसके अलावा आपस में जो व्यापारिक कंपनियां एक दूसरे के साथ लड़ाई कर देती थी, उनके जहाज़ों को आपस में कैप्चर कर लेते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी आई। क्लोथ डायर इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर ए न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब जो क्लोथ डायर हैं ब्रिटेन, वो क्या थी, अब एक इंडिगो की सप्लाई पर उन्होंने अलग फोकस किया। फ्रॉम वेयर, उन्होंने सोचा कि हम इसको इंडिको को कहाँ से ग्रो कर सकते हैं। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, अब ब्रिटेन क्या है, इंडिया की तरफ उन्होंने अपना ध्यान दिया। फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिको इन द यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर ए वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिको कल्टिवेशन। अब उन्होंने क्या किया, यूरोप में नील की जो बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती को बढ़ाने की तरफ उन्होंने अपना ध्यान दिया। फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी, फ्रॉम द
From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in the Bengal expanded rapidly. Bengal indigo come to dominated the world market. मतलब जो लास्ट जो डिकेड थी 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी के अंतिम समय में जो बंगाल में काफ़ी इंडिको का प्रोडक्शन बढ़ गया. 1788 only about 30% of the indigo imported to into Britain. मतलब 30% यहाँ से इंडिको प्रोड्यूस किया जाता था, भेजा जाता था, वाज फ्रॉम यानी कि इंडिया से. बाई 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू द 95%. लेकिन 1810 के दौरान ये जो परसेंटेज था 95 हो गया था. एज द इंडिको ट्रेड ग्रो, अब इंडिको जो धीरे धीरे अपना व्यापार उनके जो नील का उत्पादन यहाँ पर हो गया था, कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन टू इन्वेस्ट इन द इंडिको प्रोडक्शन. अब जो ब्रिटेन के जो ऑफिसर थे, कंपनी के जो अधिकारी थे, वो इंडिको प्रोडक्शन में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिशियल फेल्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिको बिजनेस. अब वो अपने यहाँ पर अपने जॉब की अपने उन्होंने जॉब छोड़ दी. अब उसके बदले में उन्होंने क्या अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि भारत में वो क्या करेंगे, इंडिको को ग्रो करेंगे. अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ द हाई प्रॉफिट, और अपना अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे. नंबर से स्कॉटमैन इंग्लिश मैन कम टू इंडिया एंड द बिकेम प्लांटर्स. अब जो स्कॉटमैन है, इंग्लिश में है, जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में आना स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ पर प्लांटर बन गए. दोज हु हैड टू नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिको, जिसके पास पैसा नहीं था इंडिको ग्रो करने के लिए, वो क्या करते थे, कंपनीज को लोन देती थी, बैंकर्स को लोन देते थे समय पर. हाउ वाज द इंडिको कल्टिवेटेड, जो इंडिको है वो कैसे कल्टिवेट किया जाता था. देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिको कल्टिवेशन. जो इंडिको के बेटा दो पार्ट थे, एक तो निज, एक रेवटी. विद इन द सिस्टम ऑफ द निज कल्टिवेशन, जो निज कल्टिवेशन था, द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिको इन द लैंड. इसमें क्या करते, जो प्लांटर्स थे अपने खुद की खेती में इसको इंडिको को प्रोड्यूस करते थे. ही डायरेक्टली कंट्रोल, उस पर उनका सीधा कंट्रोल था. ही अदर ब्रो द लैंड फॉर द रेंट इट्स from other zamindar and produced indigo by directly employing hired laborers. अब उसमें क्या था, अब दूसरे जमींदार से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम लगाकर नील की खेती वो करवाते थे. द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, the planters found it difficult to expand the area under the niche cultivation. Indigo could be cultivated only on the fertile land, and there were already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large area in the compact block to cultivate indigo in plantation. Where could we get such land from? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to the conflict and tension. अब इसमें क्या था बेटा, जो प्लांटर्स थे, जो बाग के मालिक थे, अब निजी क्षेत्रों को भी बढ़ाना चाहते थे. अब नील की खेती का केवल उपजाऊ जमीन पर होती, देखो फर्टाइल सोइल में होती थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी डेंसली पॉपुलेशन थी. उनके पास छोटा सा क्षेत्र बचा था जहाँ पर वो खेती अब करते थे. अब उनको सहायता थी कि प्लांटर्स को काफ़ी उम्मीद थी कि अब वो धीरे से धीरे अपनी कल्टिवेशन को ग्रो करे, डिमांड को बढ़ाएं. अब वो क्या करते थे, अब धीरे धीरे कंपनी वो आसपास के क्षेत्र के जो क्षेत्र थे उनको लीज पर लेती थी. इस तरह कंपनी उन्होंने अपनी खेती करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द इन जो नील की जो फैक्ट्री थी, इंडिको जो फैक्ट्री थी, उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया. और वहाँ पर जो आसपास के जो किसान थे, जो खेती नहीं करते थे, उनके साथ उनके काफ़ी झगड़े होते थे, कन्फ्लिक्ट होते थे, जिससे टेंशन का माहौल होता था, पैदा होता था. नोर वाज लेबर वर इजली टू मोबिलाइज. अब इसमें क्या था बेटा, लेबर्स को बड़े पैमाने में जो उनके पास लेबर भी नहीं थी, क्योंकि लेबर की इसमें काफ़ी आवश्यकता पड़ती थी. नो एज लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वेस्ट नंबर ऑफ द हैंड ओवर टू ऑपरेट, क्योंकि इसमें बेटा काफ़ी लोगों की इसमें आवश्यकता होती थी इसको ऑपरेट करने में. and labor was needed especially at the time when peasants were usually busy with the rice cultivation. लेकिन उसी टाइम जो लेबर थे, राइस की खेती होती थी, उसमें काफ़ी वो बिजी होते थे. निज कल्टीवेशन ऑन द लार्ज स्केल वाज आल्सो रिक्वायर्ड मैनी फ्लो एंड द बुलकार्ड. अब जो निज कल्टीवेशन होते थे, उन जो लार्ज स्केल पर खेती करते थे, उनको एक तो बेटा हल की और बुलकार्ड जो बैल की आवश्यकता पड़ती थी. 1 बीघा यानी कि एक जो बीघा थी ऑफ इंडिको कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो, मतलब एक बीघे पर उनको 2 बैल की आवश्यकता पड़ती थी. दिस मीन दैट द प्लांटर्स विद 1000 बीघा कुड नीडेड 2000 प्लो. इन्वेस्टिंग ऑन द परचेज एंड द मेंटेनिंग द प्लो वाज बिग प्रॉब्लम. अब उनके लिए बेटा जो हल है, बैल है, अरेंज करना, उनके लिए काफ़ी मेंटेन करना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी. नोर कुड
supplying to be easily got from the peasants. These plow and the blocks were busy on their rice field again actually at the time that the indigo planters needed them. अब उनको बेटा क्या थी, मैंने अभी आपको उनकी समस्या के बारे में, जो उत्पादन उनको काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी, इसी समय किसानों की जो हल भी थे चावल की खेती में बिजी रहते थे और इसी की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, यानी कि उनको हल की बैल की काफ़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि उसी टाइम राइस की खेती होती थी और काफ़ी लोग उसमें बिजी होते थे। Till the late 19th century, the planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. अब इसमें बेटा 19वीं सदी के आखिर में बताया जाता है जो प्लांटर्स थे उन्होंने निजी खेती को फैलाव में किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं की, उन्होंने अपनी खेती को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। लेस लेकिन उनकी अभी तक 25% हिस्से पे ही जो लैंड प्रोडक्शन वाज अंडर दिस सिस्टम। अब उन्होंने एक जो नया सिस्टम किया, एक नया सिस्टम लागू किया जिसके अलावा नील की जो पैदावार, इंडिको की जो पैदावार हो 25% हिस्से पर भी की जाएगी, बाकी ज़मीन पर वो खेती अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। द रेस्ट वाज अंडर अल्टरनेटिव मोड ऑफ द कल्टिवेशन द रोड सिस्टम, मतलब और बाकी खेतों में, मतलब इसमें क्या एक सिस्टम लागू किया गया। सिस्टम क्या है, 19th सेंचुरी में बताया कि जो प्लांटर्स ने क्या किया, एक नया सिस्टम लागू किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने निज कल्टिवेशन को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने ढाल लिया। क्या कि वो उन्होंने उसको लोन देंगे और उसके बदले में वहाँ पर वो खेती करवाएंगे। Indigo on the land of the riots. Under the riot system, the planters forced the riots to sign a contract and agreement. अभी इसमें क्या सिस्टम था, इसमें प्लांटर क्या करते थे, रियोट से एग्रीमेंट साइन करवाते थे। एट दैट टाइम द प्रेशर प्राइज द विलेजर हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द रियोट। अब इसमें जो विलेजर्स थे, हेडमैन थे, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गोट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट द लो रेट ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब लो जो रेट है इंटरेस्ट की उसके आधार पर उनको लोन मिलेगा। बट द लोन कमिटेड द रियोट्स टू कल्टिवेटेड इंडिको ऑन द लिस्ट 25% हिस्से पर उनको क्या करना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और जिसकी वजह से बाद में वो क्या करेंगे, इसके जो 25% पर इंडिको करेंगे, इसके अलावा जो बाकी परसेंट जो बचता है उस पर वो अपने क्षेत्र पर खेती कर सकते हैं। और उसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए उनको जैसे सोयल में जो उनको प्रिपेयर करेंगे, सीड उनमें सीड है वो बीज उनका आरोपण करेंगे, जिसके अलावा वो अपने उनकी फसल की देखभाल करेंगे। बेटा इसमें हमें काफ़ी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय।